हाय एवरीबॉडी। किंग महाबली की होमकमिंग पे हम सेलिब्रेट करते हैं ओणम फेस्टिवल। स्नेक बोट रेस होता है जिसको वल्लम कली बोलते हैं केरला के बैकवाटर्स। द नेम इज स्नेक बोट रेस। इसकी हिस्ट्री 400 ईयर्स से भी ज़्यादा पुरानी है और केरला के जो ऑलमोस्ट स्टेगनेंट बैकवाटर्स है वहाँ पर ये बहुत अच्छा स्पोर्ट फॉर्म होता है। ये काफ़ी पुराना ट्रेडिशन है बोट रेस। 25 से ज़्यादा यहाँ पे पलियोडम स्नेक बोट कॉम्पीट करती है। म्यूजिक होता है, कल्चर होता है और ओणम सेलिब्रेट होता है स्टेट ऑफ केरला में किंग महाबली की होमकमिंग पे। So today is 3rd of September 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. Continue learning, continuous improving, continuous succeeding. So we are going to talk about all these important topics. So this is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join our Telegram channel. Then this is quiz yesterday quiz में ये आंसर्स हैं। नेशनल पार्टी बनने के लिए किसी भी पार्टी को एटलीस्ट 4 राज्यों में स्टेट पार्टी होना ज़रूरी है। इनिशियल जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनका रिकॉग्निशन होता है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑफिशियली रिकॉग्नाइज होने के लिए स्पीकर ऑफ लोकसभा एज एन अपोजिशन ग्रुप, लोकसभा में अपोजिशन ग्रुप पार्टी बनने के लिए कम से भी कम 1/10 1/10 ऑफ द सीट होना चाहिए। तो 550 का 1/10 दैट इज 55। 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट। पहले अमेंडमेंट में ही 9th शेड्यूल ऐड हुआ था। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन। आज के सवाल है सिक्किम बिकेम अ न्यू स्टेट बाय विच अमेंडमेंट? Which of the following language is not included in the 8th schedule of the Indian Constitution? Which article of the Constitution provides that every state shall endeavor to provide an adequate facility for instruction in mother tongue at primary stage of education? Election to panchayats are to be held after how many years? And ग्राम सभा का मतलब क्या होता है? इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? Then this is vocabulary. Contemporaneous का मतलब होता है कंटेम्पररी है, वो मतलब समसामयिक है। Existing और occurring in the same period of time, coexistent. Defile का मतलब होता है गंदा करना, to make unfit for use by the addition of something harmful or undesirable. Contaminated water, contaminated food. Affability का मतलब होता है kind of friendliness, नेकी, amiability. आउटपेस करना मतलब आगे बढ़ना, गो राइज और इम्प्रूव फास्टर देन। वैमी, डबल वैमी, ट्रिपल वैमी, एन इवेंट विद अ पावरफुल एंड अनप्लीजेंट इफेक्ट। अ ब्लो। कोविड-19 क्राइसिस हुआ था तो स्टेट्स को डबल वैमी हो गई थी, इनफैक्ट ट्रिपल वैमी हो गई थी। एक तो लॉकडाउन के कारण इकोनॉमिक रिसोर्सेज एक्टिविटीज बंद हो गई, हेल्थ केयर में खर्चे ज्यादा हो गए और जीएसटी कंपनसेशन फोर्स मेजर हो गया, तो ये हो गया था ट्रिपल वैमी। So ये vocabulary words हैं आज के लिए। If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये सी सेट है। एवरीडे हमें 2 सवाल प्रैक्टिस करने हैं। आज ये मिक्सचर का सवाल है, सॉल्यूशन, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। एंड दिस इज अगेन कि कितने स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अरिथमेटिक है, सिंपल अरिथमेटिक है, ट्राई टू फाइंड। Then this is 3rd of September 2022. आज का सवाल है प्रिपेयर अ नोट ऑन द INS विक्रांत। अभी जो रिसेंटली इंडक्ट हुआ है, द लेजेंड इज बैक, द नेम इज INS विक्रांत। What do you understand by the word blue water navy? Draw a map of the Indian Ocean and explain its geopolitical, even geostrategic complexities as well, security point of view, etc. So try to prepare this question. This is again very important question. इसके अलावा जो 31st के सबमिशंस हैं मैं वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ वीडियो डिस्कस करता हूँ। आपके लिए सवाल है बिग पिक्चर, गेस द नेम ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बीइंग प्लेड देयर। ये मारो राजस्थान है, ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा प्ले हो रहा है बताइए। देन दिस इज डिड यू नो, ये जो है लंबा सिंगी एक स्मॉल हैमलेट है आंध्रा में। इट इज द ओनली प्लेस इन साउथ इंडिया जहां पर स्नोफॉल होता है। यूजुअली साउथ इंडिया में स्नोफॉल नहीं होता, नॉर्थ में होता है, बट यहाँ आंध्रा में इस जगह पर स्नोफॉल होता है। टेम्परेचर बिकॉज ड्रॉप होता है सिग्निफिकेंटली।
एल्टीट्यूड, ऊंचाई ज्यादा है। देन लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज भारत की कला, इसको बोलते हैं रोगन आर्ट। रोगन आर्ट ये काफी 100 सालों से इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है। क्लोथ पेंटिंग होता है निरोना विलेज गुजरात में। रोगन आर्ट, ये आर्ट ने सरवाइव किया है, वहाँ के जो हाउस होल्ड्स हैं गुजरात के, वहाँ पर इसको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, वहाँ पे इसको प्रैक्टिस किया जाता है। सो दिस इज क्लोथ पेंटिंग, रोगन आर्ट। नाउ लुक एट दिस ब्यूटीफुल सीनरी, और ये है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स को वेस्टर्न माउंटेन रेंज बोलते हैं। दिस 1,60,000 किलोमीटर स्क्वायर स्ट्रेच पे है, 1600 किलोमीटर पैरेलल है वेस्टर्न कोस्ट से। प्रीलिम्स का सवाल है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में ये स्प्रेड है। तो दैट इज वाई मैं आपको ये सारी चीजें करा रहा हूँ, बिकॉज आजकल का जो एग्जाम प्रिपरेशन है ना, वो ट्रेडिशनल नहीं रहा है कि आपको बुक्स पढ़ लिया दिस एंड दैट। नो, आपको 360 डिग्री जो हम देखते हैं न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों से अपडेट रहना है। जो हमारे काम की चीज़ें वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है और उससे एक अपडेटेड फॉर्म में हमें रहना है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इन सारे सोशल मीडिया और इस टाइप की पोस्ट में, कि हमारा 360 डिग्री हर एस्पेक्ट कवर हो। अब देखो इस पिक्चर को देखो, ये सारे हैं वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स में कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स है, जैसे मथेरन हुआ, ये हिल स्टेशन है ना, हिल स्टेशन है। मथेरन हुआ, लोनावाला, खंडाला, महाबलेश्वर, पंचगनी, अंबोली घाट, कुदेरमुख, कोडागू, मुन्नार और कुर्ग। अब आपका होमवर्क ये है, ये सारे ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस जो हैं ये किन राज्यों में हैं आपको बताना है। जैसे ये 4, 5, 8, 10 नाम है, ये किन राज्यों में ये ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है, और अपॉर्चुनिटी मिले तो विजिट भी करना है। ये नीलगिरी मार्टन है, ब्राउन पाम सिवेट है, स्ट्राइप नेक मंगूज है, इंडियन ब्राउन मंगूज है, स्मॉल इंडियन सिवेट, लेपर्ड, कार्निवोर्स मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्पीशीज एंडेमिक है, जैसे नीलगिरी ताहर, लायन टेल्ड मकाक, दिस इज लायन टेल्ड मकाक, और ये है नीलगिरी ताहर। तो ये भी मिलता है कहाँ पर, वेस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न घाट्स में। सो वेस्टर्न घाट्स आर वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल है, डू विजिट। देन अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो फर्स्ट जो न्यूज़ है, इंडिया टू होस्ट क्वाड सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग नेक्स्ट वीक। इंटरनेशनल रिलेशंस मेंस बैच में मैंने आपको यही बताया था ना, इंडिया किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। हम मल्टीलेटरलिज्म पे फोकस कर रहे हैं। अभी रशियन फॉरेन मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट है और अभी क्वाड की भी मीटिंग हो रही है। सो वी आर बैलेंसिंग आउट। तो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट भी है, एससीओ समिट विद रशिया एंड चाइना। उसके पहले ये जो मीटिंग है, लीडर्स ऑफ से यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, क्वाड समिट। सो दिस इज अगेन वेरी सिग्निफिकेंट। रशिया, चाइना और इधर दूसरा एक्सेस है क्वाड का, जिसमें यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है। ऐसे ही एक ईस्टर्न क्वाड भी है, उसका नाम, उसके मेंबर कंट्रीज का नाम बताइए। तो न्यू दिल्ली विल होस्ट एन ऑफिशियल लेवल मीटिंग क्वाड ग्रुपिंग की, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे होंगे, सीनियर ऑफिसर्स मीट होगा यहाँ पे। सो अगेन लेट अस सी, ताइवान स्ट्रेट में भी टेंशंस है अभी। तो ये एक बैलेंसिंग मूव है। सी, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि शब्दों को बहुत केयरफुल चुनाव होना चाहिए, इसलिए वोकैबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए। बैलेंसिंग मूव है अगेंस्ट अहेड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो उज्बेकिस्तान में होना है मिड सितंबर में। उसके पहले ये एक बैलेंसिंग मूव है। एससीओ के मेंबर कंट्रीज बताइए, और जो सबसे लेटेस्ट एंट्री है, सबसे लेटेस्ट 2 एंट्रीज हैं, वो क्या है एससीओ की। क्या एससीओ में इंडिया सिंस इंसेप्शन इसका मेंबर है, इंडिया कब मेंबर बना है एससीओ का, ये भी बताइए। तो एससीओ की मीट से पहले यहाँ पर ये क्वाड मीटिंग है, दिस होल्ड्स लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस। अब यहाँ जो बात होगा वो ये होगा कि जिस चाइना का जो थ्रेट है, प्लस रशिया यूक्रेन क्राइसिस भी है, इन सब बैकड्रॉप में कैसे जियोपॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया जाए। सो इंडिया होस्ट करेगा क्वाड सीनियर ऑफिशियल्स। अब एक और दूसरी इंपॉर्टेंट मीट है, वो है G20, जो भी अभी होने वाली है। कल मैंने आपको बताया था सेंटिनल ऑफ द सीज। सेंटिनल का मतलब बताओ क्या होता है, सेंटिनल ऑफ द सीज। अ लुक एट द फ्लोटिंग एयरफील्ड INS विक्रांत, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये इंडिजिनस है, ओवर 70-75% इंडिजिनस है ये। तो इसका जो शुरुआत है वो काफ़ी टाइम लगा हमें, 20,000 करोड़ रुपए भी लगे, कुछ डिले भी आया, बट द आइडिया इज मेजॉरिटी पार्ट हमने इंडिजिनाइजेशन से किया। तो इससे क्या होता है, ये जो 20,000 करोड़ है ये वापस इंडियन इकोनॉमी में ही आए।
इंडियन इकोनॉमी में ही आए सर्कुलेट होके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑल्दो कुछ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने इम्पोर्ट कराया है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, बट स्टिल 70-75% इज ऑल्सो अ गुड नंबर। तो ये उसके फैक्ट है, 1600 क्रू है, ये सारे इसके नंबर्स हैं। इट इज़ अ फ्लोटिंग सिटी, फ्लोटिंग सिटी। ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, मतलब मिग 29 के कामोव MH-60R चॉपर यहाँ पे लैंड हो पाएगा, फाइटर जेट्स आ पाएंगे। इसमें मिसाइल्स भी है, वेपन्स भी है, सीटी स्कैन जैसी सारी फैसिलिटीज यहाँ पर है। 20,000 इसका करोड़ हमें इसका पैसा लगा है। अब इसका इंपॉर्टेंस है बिकॉज ओशन सिक्योरिटी, ओशन सिक्योरिटी, इंडो पैसिफिक रीजन, इंडियन ओशन, बहुत टाइम तक इंडिया ने यहाँ पर जो सिग्निफिकेंस लीड लेना था वो हम नहीं ले पाए, बट हम उसको अब यहाँ पे कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। विक्रांत इज अ यूनिक रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिया बिकमिंग सेल्फ रिलायंट, और बजट भी इसका बड़ा, कैपेबिलिटी भी हुई। इससे पहले जो पहला INS विक्रांत था उसने 1971 वॉर में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। फिर इसके बाद INS विक्रांत पुराना हो गया तो इसको फिर रिटायर कर दिया गया, और एक INS विक्रमादित्य भी है, INS विक्रमादित्य भी है। अर्स्टवाइल विराट अक्वायर्ड फ्रॉम द UK भी था, और एक INS विक्रमादित्य भी है जो अभी सर्विस में था। अब INS विक्रांत बिकम्स फुल्ली ऑपरेशनल, तो अब एयरक्राफ्ट कैरियर हम प्रॉपरली यहाँ पे डिप्लॉय कर पाएंगे, बिकॉज इंडियन ओशन ये एक पेनिनसुला है इंडिया, इधर भी ओशन, सो वी नीड a good number of aircraft carriers. Important sea lanes of communication भी इंडियन ओशन से निकलती है। तो आज का जो सवाल है उसमें इन्हीं सब मुद्दों को आप बड़े अच्छे से समराइज करो, इन चीज़ों को। आगे एक एडिटोरियल भी काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है काउंटिंग कर्सेस बाय मैन फॉक टू कीप टॉक्सिसिटी एट बे। कई बार हैबिट होता है सबकॉन्शियसली भी हम ऐसे रिमार्क्स पास कर देते हैं, या फिर हम प्रोफेन लैंग्वेज यूज करते हैं। हैव यू नोटिस्ड कि जितनी भी प्रोफेन लैंग्वेज है या फिर रिमार्क्स है वो जेंडर इनसेंसिटिव है, पर्टिकुलरली टारगेटेड एट विमेन। सो दिस इज टॉक्सिसिटी, इसको एट बे करना जरूरी है। How do we rein in the stream of profanities that flow in our daily life? You will realize consciously, subconsciously, you are again many times हम ऐसे remarks पास करते हैं, which is wrong. अभी एक सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन है, वो इसमें सेंसिटाइज करने की, अवेयर करने की कोशिश करा रही है। इनोवेटिव कैंपेन है, बिकॉज ये सब चीज़ें हमारे एथिक्स से बहुत रिलेटेड है, एथिक्स के सिलेबस से। तो ये जो फाउंडेशनल वैल्यूज हैं, ह्यूमन वैल्यूज हैं, इसमें एक सिस्टमैटिक जो कॉन्डक्ट है उसको कॉल आउट करना और उसको करेक्ट करना जरूरी है। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग द गाली बंद स्टॉप अब्यूजिंग कैंपेन है मेरठ डिस्ट्रिक्ट में। कई बार हम इस चीज को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई भी करने लग जाते हैं। इफ समबडी इज अब्यूजिंग, हम लाइक वी हैव डेवलप्ड इनटू दिस टेंडेंसी कि वी स्टार्ट ग्लोरीफाइंग दैट प्रोफैनिटी व्हिच इज रॉन्ग। तो द आइडिया इज दिस इज, यहाँ पर ऐसे उनको सेंसिटाइज करने की जरूरत है, और जो यहाँ पे किया जा रहा है। तो जैसे एक लाडो पंचायत भी होता है, बेटी बचाओ कैंपेन भी है जिंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में, ये भी इसमें इंटीग्रेटेड है। वॉलंटियर्स के थ्रू यहाँ पे अवेयरनेस फैला रहे। अब्यूजिव लैंग्वेज कई बार इंटीग्रल डेली लाइफ का डे टू डे बहुत कैजुअली हम रिमार्क्स पास कर देते हैं, विच इज अगेन नॉट राइट, बिकॉज इससे एक सोशल एनवायरनमेंट टॉक्सिसिटी डेवलप होता है। सो द आइडिया इज टू हेल्प देम रिफ्लेक्ट ऑन देयर बिहेवियर। पहले घर पे आप देखो, फर्स्ट एट होम देन इन सोसाइटी। तो ये इंट्रोस्पेक्शन करने की यहाँ पे बात है। इवन इफ इट इज डायरेक्टेड एट हिज फ्रेंड्स इन दिस, तो ये जो कस वर्ड्स होते हैं, ये जो चीजें कॉमन हो गया है, इस पे यहाँ पे सेंसिटाइज करने की बात है। तो इस तरीके से ये जो कैंपेन चल रहा है, और दिस मेन फॉक टू कीप टॉक्सिसिटी एट बे। देन दिस इज एडिटोरियल। फर्स्ट एडिटोरियल है अबाउट रिलीफ एंड रिबफ। इसमें बात है कि जो बेल का प्रोविजन होता है बेलेबल ऑफेंस में, उसमें क्या प्रॉम्प्टनेस दिखाने की जरूरत होनी चाहिए, या फिर जो बेल है वो अगर बेलेबल ऑफेंस है तो वो एक मैटर ऑफ राइट है, तो उसमें क्या प्रोसीजर होना चाहिए, इसके क्लियर कट डायरेक्शंस एंड गाइडेंस होना चाहिए।
तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर यहाँ पे उठाया, शार्प एंड पर्टिनेंट क्वेश्चंस भी पूछे कि ये जो एंटायर बेल देने का प्रोसीजर है इसमें ओवरऑल जरूरी है। ये है विंड इन द सेल। विंड इन द सेल, आईएनएस विक्रांत एक माइलस्टोन है। द फोकस नाउ मस्ट बी ऑन ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, बिकॉज एयरक्राफ्ट कैरियर तो बना लिया, अब इस पे लैंड करने के लिए एयरक्राफ्ट भी तो चाहिए हमें। तो अब जो नेक्स्ट फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। तो इंडिया ने कमीशन कर लिया है इंडिजिनसली डिजाइन बिल्ट एयरक्राफ्ट आईएनएस विक्रांत को। एक्सेलेंट, इंडिया ने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया इसका कैपेसिटी भी। पिछले 60 साल से हम शिप बिल्डिंग कर रहे हैं और 20,000 करोड़ रुपए में हमने 17 साल में इसको बना के दिखाया। आत्मनिर्भर का साइन भी है। इसमें 76% जो है वो इंडिजिनस कंटेंट है, बट क्रिटिकल टेक्नोलॉजी अभी भी इंपोर्ट कराना पड़ा, इसमें हमें थोड़ा और आगे ग्रोथ जरूरी होगा। बाकी दिस इज अ फ्लोटिंग सिटी, इसमें ऑल टाइप ऑफ लाइक लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल है। अब हमारा एम्बिशन है 3 एयरक्राफ्ट का। विक्रमादित्य ऑलरेडी हमने प्रोक्योर किया है फ्रॉम रशिया, विक्रमादित्य प्रोक्योर किया है फ्रॉम रशिया, तो विक्रमादित्य ऑलरेडी है हमारे पास। अब विक्रांत आ गया है सेकेंड वन। आईएनएस विक्रांत विल बी द विंड इन द सेल फॉर इंडियाज प्रोएक्टिव मैरीटाइम स्ट्रैटेजी। ये लाइन लिखना भी आंसर राइटिंग में, विंड इन द सेल फॉर इंडियाज प्रोएक्टिव मैरीटाइम स्ट्रैटेजी इंडो पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन रीजन में। यह हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने बताया कि एक फ्री ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक हमें चाहिए, ये भी लाइन आप लिखना। सागर इनिशिएटिव भी लिखना, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन। तो द आइडिया इज इसके लिए हमें जो हमारा पावर प्रोजेक्शन है एंटायर इंडियन ओशन एंड इवन इंडो पैसिफिक में भी, उसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। अब यहाँ पे एयरक्राफ्ट तो आ गया, अब इसका फाइटर भी चाहिए हमें। तो जैसे मिग 29 के फाइटर जेट्स अभी इसमें इंटीग्रेटेड है, बट वी नीड मोर नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स और वो लेटेस्ट भी अभी हमें अपडेट्स का रिक्वायरमेंट है। तो हम या तो फ्रेंच रफेल एम लेंगे या फिर अमेरिकन F-18 सुपर हॉर्नेट को हम प्रोक्योर करेंगे। लेट अस सी। सो द आइडिया इज कि ये जो अब नेक्स्ट फोकस होना चाहिए हमारा, आईएनएस विक्रांत आ गया, एक्सीलेंट। अब नेक्स्ट फोकस होना चाहिए एयरक्राफ्ट जो है प्रोक्योरमेंट एंड ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, हम उसको खुद बनाने की कोशिश करें। सेकेंड जो चीज होता है कि 2 नहीं, कम से कम हमें 1 एयरक्राफ्ट कैरियर की और जरूरत है, तो उसका प्लानिंग भी अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इन सब प्रोजेक्ट्स का गेस्टेशन पीरियड बहुत होता है। जैसे 20 साल विक्रांत को लग गए, तो हमें अभी से लाइक प्लानिंग करना पड़ेगा नेक्स्ट 5-10 ईयर में क्या पोजिशन होगा और हमें किस डायरेक्शन में बढ़ना है। ये है एनपीटी इज बिगिनिंग टू लुक शेकी। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ट्रीटी का भी 50th एनिवर्सरी हुआ था 2020 में। न्यूक्लियर जब 1945 में जब 2 बॉम्ब्स गिरे थे जापान में, इनका नाम बताइए, हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो ये जो बॉम्ब गिरे थे जापान में, बॉम्ब का नेम भी बताइए, न्यूक्लियर बॉम्ब। तो द लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड ने देखा, तो वर्ल्ड ने ये रियलाइज कर लिया कि न्यूक्लियर अगर होगा तो वो एनहाइलेशन हो जाएगा, एनहाइलेशन। सो दैट इज वाई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का प्रोलिफरेशन, फैलाव को रोकना है। तो इसके लिए ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, न्यूक्लियर वेपन एक ट्रीटी बना, ये एक लीगल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा और नॉन प्रोलिफरेशन करना है न्यूक्लियर वेपन्स का। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर। तो इसके बाद क्या हुआ, न्यूक्लियर वेपन्स बनाना था, उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को चेक करने की कोशिश की गई। नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जो हैं, नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, उन तक वो नहीं पहुंचे। 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना। ये उस न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सकते हैं, बट बाकी लोगों को वो टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगा। ये एनपीटी का मैंडेट है। तो 3 बातें हैं, नॉन प्रोलिफरेशन, डिसआर्मामेंट एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। बट इस पूरी ट्रीटी में ही स्ट्रक्चरल फ्लॉ है। स्ट्रक्चरल फ्लॉ ये है कि इसमें बायसनेस है। एक होता है वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। मतलब अगर इन कंट्रीज ने अगर न्यूक्लियर ले लिया, टेक्नोलॉजी इन्होंने उन्हें प्रोग्रेस कर लिया, तो दे कैन गो ऑनवर्ड, दे कैन गो फॉरवर्ड, दीज कंट्रीज कैन गो फॉरवर्ड। बट अगर कोई नया कंट्री है तो वो हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन नहीं देंगे वो। तो दिस इज अगेन स्ट्रक्चरल फ्लॉ। प्लस आज के टाइम पे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का पीसफुल यूजेज भी काफी ज्यादा हो रहा है, पीसफुल यूजेज फॉर एनर्जी पर्पसेस एटसेट्रा। सो आप इस पे चेक कैसे करोगे कि वो एनरिचमेंट किस लेवल तक जा रहा है।
जो ईरान है, ईरान का भी हम यही कोशिश कर रहा था यूएसए की एनरिचमेंट ऑफ दिस न्यूक्लियर ग्रेड जो है फ्यूल उसको चेक किया जाए। सो स्ट्रक्चरल फ्लॉज है, बायसनेस है, सो दैट इज वाई इंडिया ने इसको साइन भी नहीं किया। इश्यूज ये हैं कि एक तो डिसआर्मामेंट को इसने स्टॉप किया नहीं, कोल्ड वॉर के बाद भी हमने देखा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ है, टेंजिबल डिसआर्मामेंट हुआ नहीं, न्यूक्लियर जो फिजाइल मटेरियल है वो इजीली अभी भी एक्सेसिबल था, और इन्होंने एक आर्टिकल डेट बना लिया, एक आर्बिट्ररी डेट बना दिया 1967 कि इसके बाद वालों ने जिन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट या फिर प्रोक्योरमेंट किया उनको हम न्यूक्लियर रिकॉग्नाइज्ड नहीं मानेंगे। तो दीज आर स्ट्रक्चरल फ्लॉज, सो दैट इज वाई इंडिया ने इसको साइन नहीं किया, इंडिया ने साइन नहीं किया है। सो दिस इज देयर। अब क्या हो रहा है कि ईरान भी न्यूक्लियर एम्बिशंस रखता है, अगर ईरान न्यूक्लियर एम्बिशन में आगे बढ़ेगा तो फिर सऊदी, दिस पूरा मिडिल ईस्ट में बड़ी डिफिकल्टी क्रिएट हो जाएगी, इजराइल, सऊदी एंड ईरान में। सो दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ वरी। इंडिया साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स मोर देन पैचेस। इधर आर्टिकल में लिखा है कि जैसे एनसीआरबी का रिपोर्ट हमने देखा, साइबर डिजिटल प्रेजेंस इज ऑन राइज, और डिजिटल पेनिट्रेशन हो रहा है रूरल एरियाज में भी, और उससे क्या हो रहा है, दिस नंबर ऑफ साइबर क्राइम्स भी बढ़ रहा है। तो इसके लिए जैसे डेटा प्राइवेसी का जो अभी बिल आने वाला है नेक्स्ट सेशन में पार्लियामेंट के, वो इम्पोर्टेंट होगा, सेंसिटाइज करें लोगों को कि ये डेटा प्रोटेक्शन कैसे रखना है या फिर साइबर फ्रॉड से कैसे बचना है। जैसे गूगल और गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का एक इनिशिएटिव चल रहा है अभी, जिसमें वो बताते हैं, आपको मैसेज आता है कि आपकी बिजली कट जाएगी 9:30 बजे, लाइक दिस एंड दैट। नेवर एवर fall into that trap. So the idea is we need to be aware, we need to be aware. इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर भी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, जो अवेयरनेस और जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट है उसको प्लग इन करने की कोशिश करता है। गाइडलाइंस हमारे यहाँ हैं, जैसे डिजिटल एविडेंस होता है, साइबर लॉज भी बड़े स्ट्रिक्ट हैं, साइबर लॉज भी बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आपको साइबर बुलिंग है, साइबर थ्रेट है, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क, आप कंप्लेन करो, लॉज आपके साथ है, सारे नियम आपके साथ है। सो अगेन इसमें एविडेंस को कैसे चेक करना है, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का स्टैंडर्ड्स है, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगा, सेल होगा, पुलिस का स्पेशलिस्ट होंगे जो आपको हेल्प करेंगे। सो द आइडिया इज अवेयरनेस होना चाहिए, और आपको हेल्प भी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उसको आप बिल्कुल एक्सेस करो, वो आपके साथ है। सो द पॉइंट इज ये सब अवेयरनेस हमें बढ़ाना चाहिए, फॉरेंसिक हम बढ़ाएं, साइबर अवेयरनेस बढ़ाएं, डायरेक्शन डिटेक्शन सेंटर को हम अपग्रेड करें, जो इवन पुलिस है उसको भी प्रोफेशनली ये जो न्यू एज क्राइम्स हैं इसमें अवेयर कराएं। तो this is what we need to do, this is what we need to do. India's cyber infrastructure needs more than patches. Delays, debt and distress in West Bengal. Delays, debt and distress in West Bengal. MG नरेगा। ये नेवी है, नेवी का ये नया दिस साइन है, दिस इज न्यू साइन, INS विक्रांत इन कोची। Okay, so this is flying high, the new naval ensign on INS Vikrant in Kochi. एक होता है इंसिग्निया मतलब एक काइंड ऑफ बैज है, वो चिन्ह है, वो भी होता है, जैसे पैराट्रूपर्स है उनका एक साइन हो जाता है, लाइक दैट। दिस इज एंसिन, ये एंसिन है, नेवल एंसिन INS विक्रांत में। मूविंग अवे फ्रॉम द कॉलोनियल पास्ट, इंडियन नेवी ने यह नया एंसिन अपनाया है जो इंस्पायर्ड है सील ऑफ मराठा किंग छत्रपति शिवाजी महाराज के साइन से। इसको यहाँ पर अभी अनवील किया INS विक्रांत में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनको इस एंसिन को अप्रूव किया है, बिकॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कमांडर होते हैं तीनों फोर्सेस के। नेवल एंसिन है, इसमें ये डिस्टिंग्विशिंग फ्लैग्स है, दिस जो मास्ट हेड होता है वहां पे ये होता है, इंडियन नेवी की कार फ्लैग्स वगैरह में भी ये लगेगा, एक पहचान चिन्ह है, फ्लैग है। ये फॉर्मेशन ऑफ शिप्स जो होती है, अगर शिप जो सी में अगर वो वहां पर पेट्रोलिंग पे जा रहा है तो ये सारे वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। ये 4th टाइम है जब नेवल एंसिन को चेंज किया है सिंस 1950, 4th टाइम। अभी इसमें कुछ कॉलोनियल रेलिक्स नजर आ रहे थे तो उसको रिमूव कर दिया गया है। नेशनल एम्बलम यहाँ पे सुपर इम्पोज्ड है इंटरसेक्शन ऑफ रेड स्ट्राइप्स में, और यहाँ पे अगेन मोटो लिखा गया है सत्यमेव जयते। ये किस उपनिषद से लिया गया, आंसर प्रीलिम्स का सवाल है, सत्यमेव जयते। देवनागरी स्क्रिप्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है एम्बलम के नीचे।
तो दिस इज अगेन अ मूव कि हम कॉलोनियल पास से दूर हटे। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीच में रेड फोर्ट में 5 प्लेजेस बताई थी। वो 5 प्लेजेस क्या है? टेल 5 प्लेजेस। तो ये व्हाइट एनसन है, दिस इज आइडेंटिफाई होगा नेशन वाइड विद द नेवी, नेवी इससे आइडेंटिफाई होगा। इसमें अपर लेफ्ट कैंटन में नेवी ब्लू गोल्ड ऑक्टागन है, सेंटर ऑफ द फ्लाई साइड अवे फ्रॉम द स्टाफ। ट्विन गोल्डन ऑक्टागोनल बॉर्डर भी है यहाँ पे, नेशनल एम्बलम है लायन कैपिटल अशोका, सत्यमेव जयते ब्लू देवनागरी में लिखा हुआ है। ओके, देन इसमें एक एंकर भी सुपर इम्पोज्ड है, शील्ड है ऑक्टागोन फॉर्मेट में, और दिस इज इंस्क्राइब द मोटो ऑफ इंडियन नेवी, साम नो वरुणा, साम नो वरुणा गोल्डन देवनागरी स्क्रिप्ट में। इसका मतलब भी आप बताइए। ट्विन ऑक्टागोनल बॉर्डर में ड्रॉ किया है इंस्पिरेशन महाराजा शिवाजी महाराज राजमुद्रा से, जो सील थी छत्रपति शिवाजी महाराज की। ये एक प्रोमिनेंट इंडियन किंग का विजनरी मैरीटाइम आउटलुक बताता है, बिकॉज छत्रपति शिवाजी महाराज ने नेवल फ्लीट का हमेशा से एम्फेसाइज किया था कि नेवल फ्लीट स्ट्रांग होनी चाहिए। सो दैट इज वाई उस कॉन्टेक्स्ट में भी ये यहाँ पे एनसिन लिया गया है। हु बिल्ट अ क्रेडिबल नेवल फ्लीट that earned grudging admiration from European navies and operating in the region at that time. So इस context में this is new INS विक्रांत में शो किया गया new naval ensign. Then this is civilizations like India, China have self-esteem. ये सर्जी लैवरोव है। India, Russia have strong bonds. Russia तो सी एक तरफ क्वाड मीटिंग है और दूसरा दिस रशियन फॉरेन मिनिस्टर। देन BSF ने एक ड्रोन बेस्ड टीयर गैस लॉन्चर आउट किया। जब भी राइट को कंट्रोल करना है तो आप देखते हो कि पैरामिलिट्री वहां पे एक टीयर गैस का कैनन शेल थ्रो कर देती है, टीयर गैस। तो ये टीयर गैस कई बार फेंका जाता है तो वो एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं आ पाता, या फिर उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाता है अगर डिस्टेंस पे हमें डालना है। तो अब ये टीयर गैस का जो दिस होगा ग्रेनेड होगा, ये ग्रेनेड अब ड्रोन्स के थ्रू अब लॉन्च हो पाएगा। टेक्नोलॉजी टू बी यूज्ड इन राइट कंट्रोल। तो BSF के हेल्प से ड्रोन बेस्ड टीयर स्मोक लॉन्चर यहाँ पे अभी डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ। ड्रोन टीयर स्मोक लॉन्चर ये ड्रॉप करेगा म्यूनिशन फ्रॉम अनमैन्ड एयर व्हीकल, और इससे फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम होगा। इससे इंजरी वगैरह भी नहीं होगा, मिनिमल होगा, ज्यादा इंजरी नहीं होगा, और प्रिसाइज लोकेशन पे हम इस ग्रेनेड को ड्रॉप कर सकते हैं। इसको हम आराम से ड्रॉप कर पाएंगे। सो इफेक्टिविटी इसकी होगी एंटी रायट ट्रीट स्मोक म्यूनिशन में। सो दिस इज अगेन नॉन लीथल म्यूनिशन। पैडी का कल्टीवेशन डिक्लाइन हुआ है। वन अनदर रीजन इज कि पैडी इज वाटर इंटेंसिव और वाटर का शॉर्टेजेस भी हमें देखने को मिल रहा है। पैडी कल्टीवेशन सीज डिक्लाइन, और हम मिलेट्स एंड अदर क्रॉप्स की तरफ भी हम डायरेक्ट हो रहे हैं, जैसे पल्सेस वगैरह भी अब काफी ग्रो किया जा रहा है। IMD ने फोरकास्ट बताया कि एवरेज रेनफॉल है सितंबर में। ला नीना कंडीशंस अभी बनी हुई है। जब भी ला नीना आता है मतलब ज्यादा रेनफॉल होगा इंडिया में, अल नीनो आता है मतलब लेस रेनफॉल होगा इंडिया में। पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल है तो ज्यादा, पॉजिटिव मतलब ज्यादा, नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल है नेगेटिव है मतलब कम। तो ये चीज है दिस अल नीनो ला नीना। तो ला नीना कंडीशंस अभी प्रिवेलिंग है इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन में, मतलब ये जो पेरुवियन करंट है ये और कोल्ड हो गया तो यहाँ ड्रायर सिचुएशन बन रही है दिस चिली एटसेट्रा साउथ अमेरिका में, और यहाँ ड्रायर बन रही है तो इंडिया साइड हैवी रेनफॉल हो रहा है। अगर अल नीनो आता है तो चिली ये पेरुवियन करंट कोल्ड से वार्म हो जाता है, यहाँ पर बारिश होती है पेरुवियन, और इंडिया में सूखा पड़ जाता है, मानसून वीक हो जाता है अल नीनो में। यहाँ ला नीना है, अभी ला नीना है, तो इसके कारण थोड़ा बारिश ज्यादा होगा। बारिश टोटलिटी में अच्छा हो रहा है बट स्पेटियल टेम्पोरल पैटर्न डिस्टर्ब हो गया है। फर्टिलाइजर का स्कार्सिटी है तो इससे भी क्रॉप साइकिल हैम्पर हो रही है। CBI probe and children spread their wings with new game. Flashcard designed by Early Bird Nature Conservation Foundation. Game theory, yes. G7 agrees to implement price cap on Russian oil. G7 रशिया ने गैस सप्लाई बंद कर दिया जर्मनी का। देन दिस इज इफेक्ट ऑफ रेट इंक्रीजेस अभी अनक्लियर है। RBI रेट इंक्रीज, इंडिया US इन्फ्लेशन दोनों है, डिफरेंशियल है, ऑल्दो वहां पे US में बहुत इन्फ्लेशन आ रहा है। G7 ने प्राइस कैप कर दिया। आप हैं स्टारबक्स के नए चेयरमैन CEO, आपका नाम है लक्ष्मण नरसिम्हम। तो अगेन वन मोर MNC जो हम देखते हैं उसका इंडियन CEO है, अब इंडियन CEO।
देन सैमसंग एप्पल में गेन फ्रॉम पैरेलल टेस्टिंग पुश, और ये है दिस स्पोर्ट्स. सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर. नाउ लेट अस क्विकली आपके आंसर्स देखते हैं. तो ये हम +2 साइकिल फॉलो कर रहे हैं. +2 साइकिल आज हम 31 अगस्त के आंसर्स देखते हैं. सी, यहाँ एक ही सवाल था और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था. फॉरेन पॉलिसी जो इंडिया की है 1947 ऑनवर्ड, उसमें क्या चेंजेस आए. तो सी, यहाँ में एक पूरा ट्रैजेक्टरी फेज देखना था, ट्रेस करना था. कैसे हम पहले बड़े आइडियलिस्टिक थे, फिर आइडियलिस्टिक के बाद थोड़े रियलिस्टिक हुए, अथॉरिटेटिव भी हम थोड़े ज़्यादा होंगे अब आने वाले टाइम पे. हम इंडियन इंटरेस्ट को आगे बहुत कॉन्फिडेंटली बढ़ाएंगे, ये चीज़ यहाँ देखना था. तो विशाल देखो, शुरुआत में ही इतना अच्छा फेज बना दिया. इससे क्या होता है, फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बनता है कि दिस स्टूडेंट नोज सारी चीजें, उसको फेज पता है कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स. 50% मार्क्स है ना इस एक डायग्राम से ही आ गए. अब बाकी आपको फिलर्स लिखो, अब इसको वन बाय वन आप उसको एक्सप्लेन करते जाओ. दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी. रियल एग्जाम में स्ट्रीट स्मार्टनेस है. देन शुभम, दिस इज अगेन रियली गुड. 6 फेजेस बताए हैं आपने. अगेन आपने पूरा क्रोनोलॉजिकल बताया, वेरी गुड. इसमें एग्जाम्पल्स बड़े हमें अच्छे से साइट करने हैं ताकि वो फेज को वो डिफ्रेंशिएट कर पाए कि कैसे हम नैम थे, फिर कैसे हम रियलिस्टिक हुए, लाइक दैट. ठाकुर, दिस इज अगेन वेरी गुड. आपकी कॉपी बहुत अच्छी हो गई है. आई एम सो हैप्पी जिस तरीके से आप अभी प्रोग्रेस कर रहे हो. आई एम वेरी हैप्पी. सी, थोड़ा डायग्राम्स यहाँ पे कैसे हो सकते हैं, फ्लो चार्ट कैसे हो सकते हैं. थिंक आशा, जैसे आशा ने देखो ये कितना अच्छा बनाया है. दिस इज सो ब्यूटीफुल, दिस इज रियली ब्यूटीफुल, वेरी गुड आशा, दिस इज गुड. देखते ही ये सी कितना अच्छे से डिटर्मिनेंट्स इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के क्या है, वेरी नाइस. फिर 1 2 3 4 5 6 7 सेकेंड फेज, वंडरफुल, दिस इज रियली रियली गुड. चैलेंजेस भी बताए. फिर अब देखो, मेजर इवेंट्स दैट हैव शेप्ड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ये लिखना था आपको, इंपॉर्टेंट इवेंट्स बताने थे. दिस इज वेरी गुड कंक्लूजन, वेरी गुड कॉपी, बेस्ट, वेरी गुड. सुंदर, देन सुंदर ने अपलोड किया यहाँ पे, पंचशील से स्टार्ट किया, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, वेरी गुड. इसको ना वर्टिकल अपलोड करो, ओके, फोर्थ फेज एंड ऑल. आपने भी बहुत हॉलिस्टिकली बनाया है. दिस इज रियली रियली गुड. सी, मेजर इवेंट्स, वेरी नाइस. देन नेहा, दिस इज अगेन रियली गुड. आपकी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी है और आप बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो. पंचशील, वेरी गुड. ये शुरुआत में ही थोड़ा चार्ट बनाओ, इससे क्या होगा कि आप को स्पेस भी भर जाएगा और ज्यादा शब्द नहीं लिखने पड़ेंगे, है ना. आशा बहुत अच्छे आंसर्स लिखती है, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप अच्छे देखो और सारी कॉपीज देखो, उससे सीखो, फिर उसको अपने शब्दों में लिखो. द जॉब इज डन, द जॉब इज डन. इससे आप इतनी कॉपीज देखोगे ना, आपका वैसे ही लर्निंग आउटकम बहुत अच्छा हो जाएगा, पीयर लर्निंग बहुत होगी. सो आई एनकरेज दिस कि आप देखो, सारी कॉपीज देखो, सबसे सीखो, अच्छा फ्रेम करने की कोशिश करो. पहले क्वालिटी आएगी, कुछ टाइम बाद फिर स्पीड आ जाएगी आप में. वेरी गुड रोहानी, दिस इज गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड. रत्ना प्रिया, आपने भी देखो कितना अच्छे से बनाया है. दिस इज रियली गुड, वेरी गुड. आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आई एम सो हैप्पी. शागुफ्ता, दिस इज अगेन गुड. फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, सी दिस स्ट्रैटेजी, दिस इज वेरी नाइस. क्राइसिस, वेरी गुड. एंड पोस्ट कोविड, तो इससे क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ कॉपी बेटर होता है, वेरी नाइस. एंड इन कंक्लूजन भी है. कौशिक, आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, कॉपी एकदम साफ साफ नजर में आती है, पढ़ने में आती है. दिस इज रियली नाइस, वेरी नाइस. चैलेंजेस, वेरी गुड. और पॉइंट्स भी आप बहुत अच्छे लिख रहे हो. यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक. इसको और एनरिच कैसे कर सकते हैं अपन, हम जितना पढ़ेंगे ना उतना ही प्रिसीजन आएगा, ये ग्रेजुअली हो जाएगा. दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, हो जाएगा. कविता, आई एम सो हैप्पी, दिस इज रियली गुड. सी, जैसे शुरू में ही 6 फेज लिख दिए. मैं इसको स्मार्ट वर्क इसलिए बोलता हूँ क्योंकि शुरू में ही बता दिया कि ये सारी चीजें हम बताने वाले हैं. इससे जो कॉपी चेक कर रहा है उसको समझ में आ गया कि इस स्टूडेंट को पता है क्या लिखना है. वेरी नाइस, दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी. आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, अप्रोच भी आपका बहुत प्रिसाइज है, टू द पॉइंट. आप लिखो, जितना लिखोगे, देखो देखो शुरू में कितना अच्छे से लिखा. यहाँ की अपनी हैंडराइटिंग देखो, है ना, और अभी आखिरी पेज की हैंडराइटिंग देखो. यही एग्जैक्ट चीज आपकी रियल एग्जाम में भी होने वाली है. जैसे जैसे हम 1 पेपर 2 पेपर हो गया ना, तो हाथ में दुखने लग जाता है, हम लिख नहीं पाते. दैट इज वाई लिखना बहुत जरूरी होता है, लिखना बहुत जरूरी होता है, ताकि एक सिस्टमैटिक हम सारा आंसर वहां पे प्रिपेयर कर पाए. हरजिंदर, दिस इज अगेन रियली गुड. आप बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हो, आई एम सो हैप्पी. यू आर अगेन डूइंग वेरी वेरी गुड. दिस इज वेरी गुड कॉपी, वे फॉरवर्ड भी है. नंदिनी, दिस इज अगेन गुड.
आपके आंसर्स बहुत हॉलिस्टिक होते हैं, 360 डिग्री कवरेज होता है, दिस इज रियली गुड। और ये बहुत अच्छे नोट्स भी प्रिपेयर हो रहे हैं। दीपाली ने आज आंसर राइटिंग किया है, आई एम सो हैप्पी, सो दिस इज गुड। दीपाली के आंसर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट, अप्रोच एटसेट्रा, रियली रियली गुड। Then this is patriarchy, economy, then NCRB, very good. Vishaka guideline, and this India's dream of becoming developed nation, developed nation. Okay, आपने patriarchy का आंसर यहाँ पे लिखा है। Then next one is evolution foreign policy. सुमन के आंसर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, and the presentation skill is really really good. बहुत अच्छी हैंडराइटिंग से अच्छा आंसर लिखता है बहुत, so this is good. अब देखो पूरा क्रोनोलॉजी बताया यहाँ पे, वेरी गुड। सत्येंद्र हिंदी में क्या बढ़िया आंसर लिख रहा है, दिस इज रियली गुड। सुंदर लेख है, कितने अच्छा लेख है यहाँ पे, सब अंडरलाइन भी है। आप मेंस में बहुत अच्छा करोगे सत्येंद्र, आप प्रीलिम्स निकालो, मेंस आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। दिस इज रियली गुड, बहुत अच्छा आपका टेक है, वेरी नाइस। देन दिस इज नेक्स्ट वन, गजानन। गजानन मराठी में लिख रहा है और बहुत अच्छा लिख रहा है, सी। सो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, आप बहुत अच्छे से अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। देन ज्योग्राफी ऑफ जापान बताया है, ये भी पिछले दिन का आंसर है, दिस इज गुड। मैप वर्क इज गुड, दीपाली बहुत अच्छे से लिखा है, कंटिन्यू करो इसको, इससे क्या आपका आंसर एनरिचमेंट भी होगा, प्रिपरेशन ऑन ट्रैक रहेगी, गैप्स मत लाओ। सैमुअल बहुत अच्छा आंसर लिख रहा है, सी। गोल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, गुड, वेरी गुड, कोई फंडामेंटल फ्लॉ नहीं है। 1 2 3 4 कर दो डैश के बजाय तो और बेहतर हो जाएगा। ओके, दिस इज गुड, वेरी गुड। पूजा अगेन आप भी बहुत अच्छा लिख रहे हो, दिस इज गुड, सी दिस स्टाइल इज सो गुड। हमारा कंटेंट भी तैयार हो गया, आंसर राइटिंग भी हो गई, फैंटास्टिक, दिस इज वंडरफुल। अमरजीत, दिस इज अगेन गुड। विदेश नीति, संतुलन शक्ति, नैतिक, वेरी नाइस, आप भी बहुत अच्छा लिखते हो आंसर। अदिति आप भी बहुत अच्छा हो, क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, हॉलमार्क, वेरी गुड। देन जैनम, जैनम भी बहुत अच्छा आंसर लिखे। अब देखो पुरानी कॉपी देखो और आज की कॉपी देखो, जैनम कितना इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है आंसर्स में भी और दिस राइटिंग में भी, दिस इज प्रोग्रेस, दिस इज प्रोग्रेस। तो हम इंडिया फर्स्ट है यहाँ पे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का भी। अब जैसे ये है ना डॉक्टर जयशंकर, इसके साथ आप डेजिग्नेशन भी लिखो, अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर दिस एंड दैट, दिस इज गुड, वेरी गुड। पोस्ट कोविड, वेरी नाइस, है ना। जिससे इंडियन रेसिडेंस, ओके, रशिया, इंडिया इंपोर्ट मेजोरिटी ऑयल यहाँ से, इंडिया हैज बीन ट्रीटेड लाइक इक्विटी इन ग्लोरी ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, यस। सो अगेन जो बात है इंडिया का ऑब्जेक्टिव है, और इंडिया एक काफी रेस्पॉन्सिबल कंट्री माना जाता है वर्ल्ड का, और इसका हमें बेनिफिट भी मिलता है। अपर्णा अभी बहुत अच्छा है, आपकी कॉपी बड़ी साफ रहती है, पढ़ने में कोई डिफिकल्टी नहीं आती। मार्जिन के अंदर पॉइंट्स लिखो, मार्जिन के बाहर कुछ नहीं लिखना है, एट टाइम्स नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, -5 -10, मार्जिन के बाहर कुछ नहीं लिखना है, कंक्लूजन थोड़ा और एक्सपैंड करना है। देन दिस इज राम नरेश, दिस इज अगेन गुड। ऑब्जेक्टिव्स बताया आपने, इवोल्यूशन बताया, सेकंड फेज, वेरी स्ट्रक्चर्ड कॉपी राम नरेश, दिस इज गुड। अमन बहुत अच्छे आंसर्स हैं, आपकी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी है, सी दिस इज सो गुड। पॉलिसी, अब देखो ये कीवर्ड्स बड़े अच्छे यूज किए अमन ने यहाँ पे, टैग्स जो होते हैं ना, ये बड़ा अच्छा आंसर है, एनरिच्ड आंसर है और नोट्स फॉर्मेट में है, दिस इज रियली रियली गुड कॉपी, वेरी गुड। मुजम्मिल, दिस इज अगेन गुड, सी मुजम्मिल बहुत अच्छा कर रहे हो आप, 1 2 3 4, वेरी गुड। पॉलिसी के, फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट्स, ऑटोनॉमी, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, वेरी गुड। अंडरलाइन थोड़ा ज्यादा करो, अंडरलाइन ज्यादा करो। Then Dipali, this is a note on evolution of Indian foreign policy. See this, अब देखो ये टाइमलाइन कितने अच्छे से बनाया है यहाँ पे, गुड। प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी है दीपाली की। दिस इज इंडिया फॉरेन पॉलिसी पंच शीट, वेरी गुड, इट्स ऑल राइट। देन प्रियंका, प्रियंका के आंसर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, दीज आर रियली गुड पॉइंट्स। 62 कॉन्फ्लिक्ट, वेरी हॉलिस्टिक, वेरी गुड, और एकदम रियल एग्जाम में आप कुछ ऐसा ही लिखने वाले हो, तो दिस इज रियली गुड, वेरी गुड। नेहा, दिस इज अगेन गुड, सी सो मेनी सबमिशंस, मैं सारे सबमिशंस देखूंगा, बस आप लिखो, मेरे को फाइनल सिलेक्शन चाहिए, लिखो, कंक्लूजन, वेरी गुड। ओके, सो दिस इज गुड, वेरी गुड। लेसन्स भी हैं, फैंटास्टिक। अमित ने लिखा है आंसर, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। डेली लिखना है अमित, एक भी दिन मिस नहीं करना है। फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताया, देखो कल से कितना अच्छा कॉपी है, दिस इज अगेन गुड, वेरी गुड। 1 2 3 4 कर दो, इसे अंडरलाइन भी किया है। पॉलिटिकल फैक्टर, जोग्राफिकल फैक्टर, पॉपुलेशन फैक्टर, गवर्नमेंट, रीजनल एनवायरमेंट, वेरी गुड। कितना अच्छा आंसर लिखा है आपने, आई एम सो हैप्पी, वेरी गुड, बेस्ट कॉपी है, दिस इज रियली गुड।
आई एम सो हैप्पी। चैलेंजेस ऑफ इंडिया इंटरनेशनल रिलेशंस, वेरी गुड। कंक्लूजन भी कितना अच्छा है, एक्सीलेंट वर्क। ऑलराइट, सो इसी तरीके से आपको सबमिशंस करने हैं, इसी तरीके से आप सबमिशंस करो और अभी जो नेक्स्ट सवाल होगा उसका आप यहाँ पे सबमिट करो। ओके, सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर, दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।